जो अपने दलाइल, अपना तजर्बा, उसकी रोशनी में हमें लॉ ऑफ रेट्स या लॉ ऑफ पेटिशन पर सीर हासिल लेक्चर डिलीवर फरमा रहे थे। अब मैं बिला तख़ीर अपने अगले मुकर्रर से मुल्तमस हूँ कि वो स्टेज पर आ जाएं। मैं दरख्वास्त करूँगा जनाब मिर्ज़ा मुमताज़ बेग साहब से, जो एक बहुत बड़े तजर्बे के बाद बैंकिंग सेक्टर में अपनी सर्विसेज सर अंजाम देने के बाद अब पेशा वकालत से 2018 से इसमें शामिल हुए हैं और अपनी तमाम तर काविशें कोशिशें इस पेशे को दे रहे हैं। मैं दरख्वास्त करूंगा जनाब मिर्ज़ा मुमताज़ बेग साहब से कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाए। जनाब मिर्ज़ा मुमताज़ बेग साहब। इधर सर, इधर प्लीज़, उधर, हाँ ठीक है। जी जी, एक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाब बार कौंसिल की हिदायत पर ये शुरू होने वाला ये नए वकीलों के लिए, नए इस प्रोफेशन में आने वालों के लिए लेक्चर्स का अहतमाम बड़ी अच्छी बात है। और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन रहीम यार खां और काशिफ खान साहब इसको मैनेज कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी और बड़ी अच्छी काविश है, बहुत बड़ी और बहुत अच्छी काविश है कि ये नए आने वालों के लिए और पुराने लोगों के लिए भी, सीनियर्स के लिए भी एक लर्निंग का इसमें प्रोसेस मौजूद है। मुझे जो होता है ये है कि जब बंदा या सबसे पहला मुकर्रर फ़ायदे में रह जाता है और बाद दफ़ा ये होता है कि सबसे आखिरी मुकर्रर फ़ायदे में रहता है। लेकिन इत्तेफ़ाक ये है कि मुझे सबसे आखिर में बुलाया गया है, तो मुझे जो चैप्टर दिया गया है, टॉपिक दिया गया, वो है एडवोकेसी ऑन बैंकिंग लॉज एंड प्रैक्टिस। मेरा सबसे पहले तो ये है कि मैं आपको अपना मुख्तसर सा तारुफ़ करा दूँ कि 1980 में मैंने अलाइड बैंक ज्वाइन किया एज़ ऑफिसर ग्रेड 3 और 2015 में रिटायर हुआ हूँ एज़ वाइस प्रेसिडेंट रीजनल हेड। और उस दौरान जो मुझे बैंकिंग के बारे में जो तजुर्बात हासिल हुए और ख़ास तौर पर जो लीगल केसेस के बारे में जो मैंने महसूस किया चीज़ें, वो मैं कुछ आपसे शेयर करना चाहूँगा, ताकि आपके लिए भी जो चीज़ें हमने 30-35 साल में सीखी हैं, आप लोगों को वो पहले ही दिनों में मिल जाएँ। तो ये जो एडवोकेसी और बैंकिंग लॉ एंड प्रैक्टिस में सबसे पहले तो ये है कि बैंक क्या है? बैंक, व्हाट इज़ अ बैंक? मैं कोशिश करूँगा कि इस लेक्चर को बड़े मुख्तसर अंदाज में और इंटरेक्शन के साथ हम आपस में टू वे इंटरेक्शन के साथ हम इसको करें, ताकि आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ सके। बैंक, कोई शख्स आप में बता सकते हैं कि बैंक क्या है? व्हाट इज़ अ बैंक? पहला आपके ज़हन में बैंक के बारे में क्या क्वेश्चन आता है कि बैंक क्या है? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल सही जवाब है इनका कि बैंक इज़ अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच डील्स इन मनी। ये आप ही ने बताया है कि ये कैश के लेन देन में ये बैंक इस्तेमाल होते हैं, या एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कैश के लेन और देन में इस्तेमाल होता है। अब इसमें इसकी एक मुख्तसर और भी डेफिनेशन है कि ये बैंक इज़ ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट इज़ लाइसेंस्ड टू एक्सेप्ट चेकिंग एंड सेविंग अकाउंट्स, डिपॉजिट्स एंड मेक लोन्स।
और एक और उसकी दूसरी, अगर हम इसको चाहें कि इसको एक सेंटेंस में, एक सेंटेंस में इसको कहें कि बैंक क्या है, तो बैंक इज़ एन इंस्टीट्यूशन वेयर पीपल और बिजनेस मैन कीप देयर मनी। इसकी दूसरी डेफिनेशन ये है कि ये वो इदारा है जिसको मरकज़ी बैंक अलाउ करता है कि वो डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करे और लोगों को लोन दे। और उसके बाद ये है कि यही इदारे, ये बैंक जो है डिपॉजिट्स लेने और उसके लोन करने के अलावा भी बहुत सारे काम करते हैं, जिसमें कि फॉरेन एक्सचेंज की डीलिंग्स भी करते हैं ये। जैसे आजकल आपने सुना होगा, देखा होगा कि डॉलर जो है वो कोई बढ़ गया, कोई कम हो गया, रिजर्व कम हो गए, बढ़ गए, ये भी बैंक्स के ही ज़ुमरे में काम आ जाता है ये। इसके बाद जो बैंक है, इनके अलावा शेयर्स का कारोबार भी करते हैं। आपको शेयर खरीदने हैं, बेचने हैं, उनके बारे में आपकी मदद करते हैं। इसके अलावा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम करते हैं कि लॉकर्स, ये भी बैंक आपको प्रोवाइड करता है कि ताकि आप उसमें अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो है बैंक के सेफ कस्टडी में रख सकें, जिसकी आपको जो घर में आपको अनसेफ महसूस करते हैं आप। इसके अलावा एक और काम है जो आजकल करते हैं बैंक्स, जब से ये कंप्यूटराइजेशन आई है, तो आप में कोई बताना पसंद करेगा कि क्या करते हैं? कंप्यूटराइजेशन के बाद उसमें यह है कि डेबिट कार्ड सर्विसेज, पहले ज़माने में चेक होते थे आपके पास, अब चेक्स की बजाय आपके हाथ में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड आ गए हैं। ये भी बैंक जो है काम करते हैं। फिर ऑनलाइन बैंकिंग है, मोबाइल बैंकिंग है, एक और भी है कि मोबाइल कैश वसूल करते हैं, मोबाइल जो है वो उसकी पेमेंट्स भी करते हैं। उसके बाद शेयर्स का कारोबार करते हैं, बिल्स की वसूली करते हैं, ईमेल्स के थ्रू अलर्ट्स आपको देते हैं, आपके पैसे कहाँ आ गए, कहाँ चले गए। और आपको ये पता है कि ये लफ्ज़ बैंक कहाँ से निकला था? इसके मैं लीगल एस्पेक्ट्स की तरफ भी आता हूँ, वो सबसे एंड में आऊँगा कि ये बैंक का लफ्ज़ कहाँ से निकला। पुराने ज़माने में लोग कारोबार करते थे, पैसे का लेन देन करते थे या उधार पैसे देते थे, किसी को कर्ज पे देते थे, तो उसके लिए आप वो लोग आकर बेंचों पे बैठ के ऐसा कारोबार किया करते थे। ये इटालियन लफ्ज़ है बेंच, बेंचों पे आके कारोबार करते थे और कैश भी अपना वो मेज़ों पे, टेबल्स वगैरह पे रखते होते थे। तो उस ज़माने में ये लफ्ज़ बेंच था, जो बाद में बैंकों बना, फिर बैंक से होते हुए ये बैंक में आ गया और आजकल इसको बैंक कहते हैं। ये मुख्तलिफ़ किस्म के सर्विसेज प्रोवाइड करता है। अब आ जाते हैं कि रिटेल बैंक है, ये छोटे छोटे कर्जे देते हैं। और उसके बाद कमर्शियल बैंक आ जाते हैं। कमर्शियल बैंक बहुत बड़े बड़े लोन देते हैं, बड़े बड़े इदारों को लोन देते हैं और बड़ी सर्विसेज फराहम करते हैं, कैश मैनेजमेंट की सर्विसेज फराहम करते हैं। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है, वो इन्वेस्टमेंट बैंक्स करते हैं, बड़े बड़े जो है ना तरक्याती मकसद के लिए बड़े बड़े लोगों को लोन देते हैं। और उसमें कॉरपोरेशंस, बड़े मालियाती इदारे और गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व होती हैं। इसके बाद आ जाते हैं सेंट्रल बैंक, जो इन सबको कंट्रोल करता है। तमाम बैंकों को सेंट्रल बैंक कंट्रोल करता है, उसी के रूल्स, रेगुलेशन और ज़ाब्तों के तहत तमाम छोटे काम करते हैं। और जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, ये हमें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व वगैरह भी कंट्रोल करता है। और उसके अलावा जो कैश की रिक्वायरमेंट हैं या डॉलर्स की रिक्वायरमेंट हैं किसी भी हम नेशन के लिए, उनको कंट्रोल करता है। और पाकिस्तान का सेंट्रल बैंक आपको पता कौन है? पाकिस्तान का सेंट्रल बैंक जी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, जो पाकिस्तान का ये। और ये भी कोई बताना पसंद करेंगे ये कब कायम हुआ है और किसने इफ्तिताह किया था? यस, वेरी गुड। और अब हम आ जाते हैं, मुख्तसरन हम इसको डील कर देखेंगे कि तमाम जो बैंककारी है या बैंकों से मुतल्लिक़ कवानीन है, वो उनको हम एक ही किताब है जिसके तहत हम इसको डील करते हैं। एक ही एक्ट है, मैं आपको इतना बता दूँ कि 100 साल से ज़्यादा पुराना है, वो 150 साल से ज़्यादा पुराना है। जिस एक्ट के तहत अभी तक पूरी दुनिया में, ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान और इंडिया में, बल्कि पूरी दुनिया में उसी एक एक्ट के तहत तमाम बैंककारी डील हो रही है। आप में से कोई बताना पसंद करेगा?
आपके अलावा? जी सॉरी, बिल्कुल इन्होंने सही कहा। आप इनके लिए भी तालियां बजाते हैं। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, पाकिस्तान हिंदुस्तान बनने के बाद सब कॉन्टिनेंट में अभी तक यही कवानीन चल रहे हैं 1881 के, और पूरी दुनिया में यही कवानीन है जिसके तहत के पूरी की पूरी बैंकारी चल रही है। और जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स 3 हैं, सिर्फ 3 हैं निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। कौन कौन से हैं? जिनको आप रोज़ाना डील भी करते हैं, अदालतों में भी डील होते हैं। उनमें से एक तो अदालतों में डील नहीं होता, लेकिन 2 अदालतों में रोज़ाना डील होते हैं। जी खान साहब, 2 रोज़ाना डील होते हैं, एक नहीं होता या कभी कभार होता होगा। चेक्स, डीपी नोट, डिमांड प्रोमिसरी नोट, और चेक्स और बिल ऑफ एक्सचेंज। और चेक क्या है? चेक कोई शख्स, कोई आप में से, चेक क्या है? हम रोज़ाना फिल करते हैं, रोज़ाना के बेसिस पे हम चेक फिल करते हैं। रसीद के जदीद के समय जी रसीद होती है, रसीद जी उसी की जदीद के समय मेरे ख्याल में ठीक है, ऐसा ही है। चेक जो है, अगर हम इसकी डेफिनेशन की तरफ आ जाएं कि ये एक कागज़ है जो कि किसी एक इदारे की तरफ ड्रा किया जाता है कि वो उसके इंस्ट्रक्शन की बेसिस पे एक बंदे से पैसे लेकर दूसरे बंदे को, एक ही अकाउंट से पैसे निकालकर दूसरे बंदे को, जो कि उसका होल्डर है, उसको दे। अभी जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में ये सबसे अहम आइटम है चेक, जिसके ऊपर हम केसेस भी होते हैं। यहाँ अदालतों में 22 एक रिट्स वगैरह भी होती हैं। फिर ये कि लेन देन में चेक इस्तेमाल होते हैं, डीपी नोट इस्तेमाल होते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज होते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज कारोबारी इदारों के लिए आपस में इस्तेमाल होते हैं, जबकि डीपी नोट्स आम लोगों के लेन देन में, और चेक्स भी आम लोगों के लेन देन में इस्तेमाल होते हैं। अभी जो है हमारा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में है कि द पर्सन टू होम इट इज़ ट्रांसफर्ड बिकम्स एंटाइटल्ड टू द मनी एंड राइट टू द ट्रांसफ़र ऑफ द चेक्स। जिस किसी के पास वो चेक होगा, वो चेक उसी ही की मलकियत होगा, और वो उसी को वही हक हासिल होगा जो इसके ओरिजिनल ओनर को हासिल होगा, या ओरिजिनल जो उसका राइटर होगा उसको हासिल होगा। अच्छा, अब निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में हमने चीज़ें बताई थी 3। अब कोई इनमें बताना पसंद करेगा कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में कितने चैप्टर हैं और कितने सेक्शन हैं? जी, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट यही एक किताब है, थोड़े से सफ़ों की, 100-150 सफ़ों की ये किताब है। यही पूरी बैंकारी में और पूरे कवानीन में यही इसी को इस्तेमाल होते हैं। बाकी जो कानून है जो आप डे टू डे इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए तो आपके पास बुक्स बेशुमार अवेलेबल हैं, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकल बातें बताना पसंद करूँगा। इसमें जो हैं निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, it contains 17 chapters and 148 section to define and amend the prevailing laws to the promissory notes, bill of exchange and checks। ये बड़ा इम्पोर्टेंट और बड़ा अहम यूँ समझें कि ये चीज़ें हैं तीनों की तीनों, जो पूरी बिजनेस कम्युनिटी और आम लोगों के लेन देन में भी इस्तेमाल होती हैं। अब हम आ जाते हैं कि क्या प्रोमिसरी नोट जो है, इसकी बेसिस पे जो हम ट्रांजैक्शन करते हैं, क्या हम इसको वापस ले सकते हैं? चेक्स आपने किसी को काट के दे दिया तो वो भी आपका हाथों से जब निकल गया तो ये किसी और की प्रॉपर्टी हो गई, और उसको वो तमाम हकूक़ हासिल होंगे जो कि आपके अपने राइट्स हैं। प्रोमिसरी नोट भी ऐसा ही है कि उसमें भी कोई कंडीशन नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है, आपने वो पेमेंट देनी ही देनी है, क्योंकि वो ऑर्डर है आपके नाम, आपने देनी है। जबकि जो बिल ऑफ एक्सचेंज होता है उसमें एक्सेप्टेंस भी होती है, इसमें कोई एक्सेप्टेंस नहीं है, आपने लिख के दे दिया, एक दफ़ा का भी आपने लिख के दे दिया, किसी को चेक लिख के दे दिया या डिमांड प्रोमिसरी नोट लिख के दे दिया, तो आप यू आर बाउंड टू पे दैट अमाउंट।
A bill of exchange is a written order used primarily in international trade that binds one party to pay a fixed sum of money to another party on demand or at a predetermined date. ये मैंने अभी आपसे बता दिया कि ये जो है ये बिल ऑफ एक्सचेंज है, ये अमूमी तौर पे आम जनरल पब्लिक इसको इस्तेमाल नहीं करती और इस पर अमूमी तौर पे बहुत कम केसेस आते हैं, क्योंकि ये बिल ऑफ एक्सचेंज तो लेने देने में इस्तेमाल होता है, कोई ट्रांजैक्शन, बिजनेस ट्रांजैक्शन करने के लिए होती हैं, कोई किसी ने गुड्स सप्लाई की है उसके लिए होती हैं। अमूमी तौर पे ये उसमें नहीं आती, कोर्ट्स में नहीं आती। चेक्स के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि चेक इज ए डॉक्यूमेंट दैट ऑर्डर्स बैंक टू पे ए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम ए पर्सन अकाउंट टू द पर्सन इन हुज नेम द चेक हैज़ बीन इशूड और होल्डर ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट। अब इसके बाद एक मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल देके आपको ये ख़त्म करना चाहूँगा कि रेफरेंस टू द रेफरेंस बुक्स ऑन द लॉज रिलेटिंग टू दी बैंकिंग। ये जो मेरी ट्रांसक्रिप्ट, ये जो मेरी प्रेजेंटेशन है हफीज़ साहब के पास और खान साहब के पास मौजूद है। जिसको भी चाहिए हो वो इनसे व्हाट्सएप के पेन की कॉपी ले सकता है, पढ़ सकता है। पूरी की पूरी इसमें आपको पूरी जो बैंकिंग की किताबें हैं, ये तकरीबन जो है कोई 26 के करीब है किताबें। अभी इसमें ये डिटेल आपके पास सामने मौजूद है, 1 2 3 4 करके आती चली जाएंगी। ये फॉरेन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, गवर्नमेंट सेविंग अकाउंट्स हैं, फिर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक है, फिर ये बैंकिंग ट्रिब्यूनल के बारे में है, बैंक्स नेशनलाइजेशन के बारे में है, बैंक्स के ट्रांसफ़र ऑफ एसेट्स के बारे में है। एक चीज़ जो रह गई आप से मैं पूछना चाहूँगा कि शेड्यूल बैंक और नॉन शेड्यूल बैंक का आपको मतलब पता क्या है? हमारे पाकिस्तान में शेड्यूल बैंक कौन कौन से हैं? वो बैंक जो मनी ट्रांसफ़र कर सकते हो, मुख्तलिफ इदारे जो डिपॉजिट तो एक्सेप्ट कर सकते हैं, वो नॉन शेड्यूल होंगे। वो इदारे, वो बैंक जो कि ट्रांसफ़र ऑफ मनी कर सकते हैं, कि एक जगह से दूसरी जगह आपके अकाउंट की ट्रांसफ़र कर सकते हैं, पैसे आपके अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, एक शहर से दूसरे शहर में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के रूल्स की पाबंदी में आते हैं, स्टेट बैंक के अंडर रहते हैं, उनके पाबंदी में आते हैं, वो शेड्यूल बैंक होते हैं। अदरवाइज़ बाकी शेड्यूल बैंक नहीं होते। और एक चीज़ मैं आपके ज़हन में डालना चाहूँगा कि पाकिस्तान के जितने भी कमर्शियल बैंक हैं, शेड्यूल बैंक हैं, जितने भी हैं, राइट बैंक, मुस्लिम कमर्शियल बैंक, हबीब बैंक, नेशनल बैंक, यूनाइटेड बैंक, तमाम के तमाम बैंक स्टेट बैंक के अंडर हैं, उसी के रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत आते हैं। और इनमें कोई भी एक बैंक का किसी का डिफ़ॉल्ट करने का कभी भी कोई ख़तरा नहीं है, खा वो अल-फलाह हो, खा वो माइक्रो फाइनेंस बैंक हो, खा कोई भी किसी किस्म का भी बैंक जो स्टेट बैंक के अंडर हैं, स्टेट बैंक के ज़ाब्तों के अंदर हैं, वो कभी भी हमारे यहाँ डिफ़ॉल्ट नहीं कर सकते। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान पूरी दुनिया में रूल एंड रेगुलेशन की मजबूती के बारे में सबसे ज़्यादा बेहतर जाना जाता है। अभी एक मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जो सूट फाइल करते हैं बैंक के बिहाफ पे, उसके लिए आपको मुख्तसर सी चीज़ें चाहिए होंगी। बैंक का एक देखें, आपका देखें बैंक का कोई भी केस, किसी भी बैंक का कोई भी केस आप देखें, कभी भी कोई बैंक केस नहीं हारता। उसकी रीज़न क्या है? कोई आप में पसंद करेंगे? कोई भी बैंक कभी भी किसी भी किस्म का रिकवरी सूट नहीं हारता। उसकी रीज़न क्या है? नहीं, रिकॉर्ड तो मैं और अभी अपडेट रख सकते हैं। कोई भी बैंक किसी एक इंस्ट्रूमेंट की बेसिस पे केस जीतता है। वो अभी हमने डिस्कस भी किया है। यस, प्रोमिसरी नोट आपके पास है, आपके पास इसके अलावा उसकी कोई गारंटी नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट आपके पास और नहीं है। उसी डिमांड प्रोमिसरी नोट की बेसिस पे वही बैंक जो है ना वो मुकदमा अपना जीत जाएगा। दूसरी सूरत यह है कि आपके अकाउंट से पैसे एक दफ़ा उस सिग्नेचर से निकल गए हैं, आपके पास कोई चीज़ है या नहीं है, बैंक वो केस हर हाल में जीतेगा। अच्छा, दूसरा अब यह है कि आपने किसी क्लाइंट के ख़िलाफ़ सूट फाइल करना है रिकवरी के लिए या किसी बात के लिए भी, तो सबसे जो बेसिक डॉक्यूमेंट है, आप क्या लेंगे?
बैंक से क्या डिमांड करेंगे? बीइंग ए काउंसल, बीइंग एडवोकेट, बैंक से आप क्या करेंगे? सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो बैंक से आप मांगेंगे? और अकाउंट डिटेल्स, और जो मुतलका सर जो डेबिट या क्रेडिट हुई है उस एंट्री का रिकॉर्ड। वो ठीक है। और जी मेमोरेंडम ठीक है। और उस पार्टी का आईडी कार्ड वगैरह। ठीक है। और इम्पोर्टेंट चीज़ एक और रह गई है, आप आ रहे हैं उसी तरफ आ रहे हैं। पैसे, क्या चीज़? पैसे, कैश तो बैंक ने दे दिया आपको, वो तो डॉक्यूमेंट में आ गया है, वो भी आ गया। सबसे मेन चीज ये हम देखेंगे कि भी इस बंदे का जो जितनी देर तक तुम नहीं दसोगे ना मैं ऐसे खड़ा है। ठीक है, नहीं मैं बता दूंगा। उसका अकाउंट चल रहा है या डाउनलोड तो नहीं हुआ या इसका इसमें क्या ट्रांजैक्शन चल रही है कि नहीं, ये स्टेटस में आ गया उसका। और वो तो स्टेटमेंट के अंदर सब कुछ आ गया। और इधर कोई आवाज़ नहीं आ रही। हाँ जी, उसमें सर ये है कि मैं बताऊँ आपको, आपने बड़ी अच्छी माशाल्लाह से चीज़ें बताई हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपने लेनी है उसका अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, चूँकि मैं खुद बैंकर हूँ, सबसे पहले आपने बैंक से कहना है कि उसका अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, स्पेसिमेन सिग्नेचर कार्ड, और जिस कंडीशन पे या जिन शराइत पर वो लोन सैंक्शन हुआ है उस सैंक्शन एडवाइस की कॉपी ड्यूली एक्नॉलेज्ड बाय द बारोअर। और डीपी नोट तो खैर है ही है, वो तो डॉक्यूमेंट में आ जाएगा। अब ये चीज़ें आपके पास मौजूद हैं, फ़र्ज़ करें आपके पास अकाउंट ओपनिंग फॉर्म ही नहीं है, वो बंदा कहता है कि मेरा तो बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप ही नहीं है। जब आपके पास अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है और उसके बाद उसकी जो है सैंक्शन एडवाइस की जो कॉपी है उसके ऊपर उसने एक्नॉलेजमेंट की हुई है कि जी ये शराइत मुझे सारी की सारी मंजूर हैं, कबूल हैं, तो उस बेसिस पे फिर आपके पास डीपी नोट तो है ही है, लेकिन कंडीशन आपके वो जो ज़रूरी दस्तावेज़ात में अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, स्पेसिफिक सिग्नेचर कार्ड, और अगर पार्टनरशिप डीड है तो पार्टनरशिप डीड की कॉपी, अगर वो सोल प्रोप्राइटर है तो सोल प्रोप्राइटरशिप की कॉपी, अगर लिमिटेड कंपनी है तो वो मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, और उसके अलावा जो मुतलका चीज़ें हैं बैंक आपको देगा। लेकिन मैं उसको मिसाल बताता हूँ, ये कि एक केस था, ये बहुत पहले की बात है, तकरीबन कोई 70-80 लाख रुपए की कोई रिकवरी थी कोई। बैंक के लीगल एडवाइज़र ने जो मुझे चीज़ें बताई जब मैं बैंक में मुलाजिम था, ये 2002-3 की बात है, बेहतरीन लायर था, सुप्रीम कोर्ट के एडवाइज़र थे मुल्तान के, बेहतरीन उसने मुझे गाइडेंस की, मुझे उसने 50 चीज़ें लिखवा दी। अभी जैसे अभी कंबोज साहब बता के गए हैं ना, जवाद हसन कंबोज साहब, के आपने किसी भी केस करने के लिए सब कूल माइंडेड होकर काम करना है। 50 के करीब मुझे उन्होंने डॉक्यूमेंट्स लिखवाए वकील साहब ने, और उसकी तरतीब भी साथ मुझे लिखा दी कि ऐसे 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 ऐसे, इसके बाद ये, इसके बाद इसके बाद इसके बाद ये। और फिर उन्होंने भी ये बात बताया कि आप 3 दिन 4 दिन 5 दिन 1 हफ़्ता लगा लें अपनी कागजात इकट्ठे करते हुए और दावा बनाते हुए। जल्दी यार जो कहते हैं हसल बसल में काम करने की ज़रूरत नहीं, ठंडे होकर काम करें। तो अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं तो बैंक का केस जीतना ही जीतना है। थैंक यू वेरी मच जी। अच्छा ठीक है, ठीक है जी जी जी। ये आपको किसने बताया कि ये बैंकिंग कोड में नहीं होता? कोई नहीं कह रहा था, मैं ही कह रहा था। अच्छा नहीं, आज की बात नहीं, ये मैंने पहले ये एक्चुअली जो बैंकिंग कोड्स हैं ना, ये हैं जो स्टेट बैंक के अंडर आती हैं चीज़ें, बैंक अदारे हैं जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आते हैं, माइक्रो फाइनेंस उनमें नहीं है। नहीं, मेरे ख्याल में नहीं है। मैंने माइक्रो फाइनेंस बैंक में नौकरी की है 2-2.5 साल, लेकिन माइक्रो फाइनेंस जो है ना वो माइक्रो फाइनेंस बैंक है, नाम उसके साथ बैंक है, चूँकि वो डिपॉजिट लेता है, एक्सेप्ट करता है,
ट्रांसफ़र करता है, ट्रांसफ़र मनी भी उसके अंदर है, फाइनेंसिंग भी करता है। लेकिन ये रूल्स एंड रेगुलेशन में रिकवरी के हिसाब से ये स्टेट बैंक के अंडर नहीं है। ये स्टेट बैंक के अंडर तो है, लेकिन ये बैंकिंग कोर्ट्स में ये नहीं आता। जी, नहीं आता ये। फिर इनके जो सूट्स हैं वो कहाँ आपने कहीं देखा है इनका सूट? नहीं देखा नहीं है, जी, नहीं देखा। नहीं देखा ना? तो बस इसका फिर ऐसे ही है। अक्सर उनके पैसे मर जाते हैं। होता ये है, मैं बताता हूँ उसके पैसे मरने की रीज़न है कि देखें, जो कमर्शियल बैंक है वो आपको लोन देंगे, तो उस लोन देने के लिए उनका एक स्पेसिफिक पीरियड है, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना। उसमें डॉक्यूमेंट्स में मॉर्गेज, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, सारी चीज़ें वो करते कराते हैं, और वो उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं आपसे 16%, 15%, 14%, 13%। इससे ज़्यादा उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता, और उनके जो लोन्स हैं डूबने की शरह वो भी बहुत कम होती है। जबकि दूसरी शक्ल में हम आ जाते हैं माइक्रो फाइनेंस बैंक्स की तरफ। माइक्रो फाइनेंस बैंक का जो सूद है या ये उसकी मार्कअप की जो शरह है, वो समझें कि 30, 32, 33, 35, 36, 38। 48 तक हो चुका है तो। हाँ जी, ये मैं आपको बताता हूँ कि जब मैं माइक्रो फाइनेंस में था, हेड ऑफिस से एक स्कीम आ गई कि ये आपने फाइनेंसिंग करनी है। तो उसके लिए ये था कि आप आज अप्लाई करें, तीसरे दिन या चौथे दिन या दूसरे दिन आपके अकाउंट में पैसे आ जाते थे। हेड ऑफिस से ही सैंक्शन होकर भी पैसे आ जाते थे। उस पे जब मैंने देखा कि रेट ऑफ मार्कअप जो है उसके खाने में लिखा होता है 43%। ये बात है 2016 की बात होगी, 17 या 18 की बात होगी। मैंने फौरी तौर पे अपने बॉस को फ़ोन किया। मैंने कहा सर, ये सर्कुलर जो इशू हुआ है अभी अभी मैंने देखा, इंटरनेट पे आया है, इसमें रेट ऑफ मार्कअप गलत लिखा गया। कहते जी इसमें क्या रेट ऑफ मार्कअप है? मैंने कहा जी इसमें रेट ऑफ मार्कअप लिखा हुआ है 43%। कहते हाँ यार 43% तो बहुत रेट ऑफ मार्कअप। मैं कहा मार्केट में कमर्शियल बैंक जो है वो 16% पे दे रहे हैं। यही काम जो कमर्शियल बैंक है 12, 13, 14, 15, 16, मैक्सिमम 17% पे कर रहे हैं, हम इसको 43% पे कर रहे हैं। तो उन्होंने फिर आधे घंटे बाद मेरे बॉस ने मुझे बताया कि ये रेट ऑफ मार्कअप 43% दुरुस्त है। अब देखें, जो 43% पे मार्कअप पे जितने बंदे काबू आ जाएंगे आपके, और जो उसमें लोन आपके जो डूब जाते हैं उनका क्या होगा? जो डूब जाएंगे उनकी रकम तो अब मार्कअप तो आपने कहीं ना कहीं से किसी और से ले लिया, इधर से ले लिया, उधर से ले लिया। लिहाजा इसके लिए रेट ऑफ मार्कअप भी कोई मुनासिब होना चाहिए। नहीं सर, ये रेट ऑफ मार्कअप तो अलग बहस है। जी अब जो माइक्रो फाइनेंस इदारे हैं, बैंक तो नहीं कह सकते आपके, जी, इदारे हैं इदारे हैं। जी। दो तरह के लोन हैं, सिक्योर और अनसिक्योर। जो अनसिक्योर है वो यही है कि 2 दिन में, दूसरे दिन, तीसरे दिन हो जाता है। जो सिक्योर लोनिंग कर रहे हैं वो यानी जमीनें वगैरह जो है वो रहन पे या जिस तरह दिया जाता है वो कर रहे हैं, उनका फिर क्या स्टेटस होगा, उनका फ्यूचर क्या है अगर उनके पैसे मर जाते हैं? ठीक है, इस सूरत हाल में जो क्लाइंट है उनके, वो जमीन वापस कर सकते हैं क्या है, या उनको मार्कअप उसका मिलेगा या उसकी रिकवरी? देखें, उसमें बात ये होती है कि अगर तो लोन मरना और चीज़ है और बंदे का मरना और चीज़ है। बंदा अगर फौत हो जाता है तो जो माइक्रो फाइनेंस बैंक की हद तक मैं बता रहा हूँ आपको कि माइक्रो फाइनेंस बैंक की हद तक बंदा अगर फौत हो जाता है तो बंदे की इंश्योरेंस होती है। उसमें बंदे की इंश्योरेंस बैंक के लोन की हद तक होती है। फ़र्ज़ करें वो लोन लेते हैं लाइफ स्टॉक के लिए, किसी ने 10 कट्टे रखे हुए हैं, उनमें से एक मर जाता है, बैंक ने 10 के 10 जो लोग हैं आपके जानवर वो इंश्योर्ड किए हुए हैं, एक मर जाता है तो आपको 1/10 की हद तक रकम आपको मिल जाएगी। अगर फ़र्ज़ करें आपके 4 कट्टे इंश्योर हैं, 2 कट्टे इंश्योर्ड हैं फ़र्ज़ करें, और उनमें से एक जो फौत हो जाता है, मर जाता है किसी वजह से, तो आपको आधे पैसे मिल जाएंगे। अगर आपके पास एक ही है और वही मर जाता है किसी वजह से, तो फिर इंश्योरेंस कंपनी आपको 100% पैसे दे देगी। दूसरी सूरत में जो आपका बोरोवर है
बारवर की फ़र्ज़ करें उसका 5 लाख रुपए का लोन है, 5 लाख से ज़्यादा ये लोन नहीं करते माइक्रो फाइनेंस बैंक वाले। जो अनसिक्योर्ड लोन है उस बाकी तो ज़्यादा तो कर देते हैं, लेकिन अनसिक्योर्ड में 5 लाख से ज़्यादा नहीं करते हैं। अगर फ़र्ज़ करें कोई बारवर आज उसने पैसे लिए हैं, अनसिक्योर्ड लोन की बात कर रहा हूँ, आज उसने पैसे लिए हैं और कल को या आज उसकी शाम को पैसे लेने के बाद डेथ हो जाती है, तो उसकी जो रिकवरी है पार्टीशन नहीं करेंगे। उसके लिए इंश्योरेंस कंपनी जो है ना, उसको 100% जो उसका आउटस्टैंडिंग लोन है वो सारे के सारे उसकी पैसे वापस मिल जाएंगे। और जो दूसरी सूरत फ़र्ज़ करेंगे आपकी ये है एग्रीकल्चर लोन है, हाउस बिल्डिंग लोन है, जो कि सिक्योर लोनिंग है, किसी वजह से ये डूब जाती है, पार्टी पैसा नहीं दे सकती, उसको सूट फाइल करना पड़ जाता है या उसको बैड लोन में ले जाते हैं कि ये रिकवरेबल नहीं है। तो उसके लिए ये है कि आपके पास सिक्योरिटी मौजूद है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो परसों, वो सिक्योरिटी बैंक के नाम खड़ी हुई है। हाँ जी, बिल्कुल ज़मीन की सूरत। बैंक के नाम खड़ी हुई है, बैंक उसको छोड़ेगा नहीं जब तक कि उसकी रिकवरी नहीं आ जाती। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन ऐसे तो नहीं है, ये तो ज़ाहिर है बैंक है, इदारे हैं, कानून के मुताबिक चलते हैं ना। ये बदमाशी वाला तो सीन नहीं हो सकता कि कोई कब्ज़ा तो उन्हीं के पास होता है हाँ, जिनकी ज़मीन है। हाँ, हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका कि माइक्रो फाइनेंस कंपनी वाले, चूँकि पता नहीं ये रिकॉर्डिंग हो रही है, कहाँ जाएगा ये? कोई बात नहीं है, हाँ, वो भी सुन लें ज़रा। हाँ, वो भी ज़रा सुन लें कि माइक्रो फाइनेंस जो है ना, ये जब मैं बैंक में मुलाज़िम था तब भी मैं कहता था कि ये बैंक नहीं है। पता नहीं मेरे बॉसों को कैसा लगता होगा कि ये देखें, हम बड़े साफ़-सुथरे लोग हैं, बड़े शुस्ता लोग हैं और बैंक का जो नाम जब जहाँ कहीं आ जाता है, वो सबसे पहले ये कोट पैंट टाई नज़र आती है लोगों को कि यार ये बड़े शरीफ लोग हैं। लेकिन माइक्रो फाइनेंस बैंक जो है ना, ये इसमें इसका जो तरीक़ाकार है, ये तरीक़ाकार ही डिफरेंट है। डिफरेंस ये है कि वो बैंक की जो मैनेजमेंट है, वो कभी नहीं कहती कि आप जाके कस्टमर से बदतमीज़ी करें या कस्टमर का जाके बकरियाँ उठा लें या कस्टमर की आप दुकान पे जाके कब्ज़ा कर लें या कस्टमर की आप चीज़ें उठा के फेंक दें। वो बैंक की मैनेजमेंट कभी नहीं कहती। बैंक की मैनेजमेंट को या बैंक के हेड ऑफ़िस को सिर्फ़ उसकी रिकवरी से कर दें। अब जो नीचे का अमला है, वो मैं बड़ी माज़रत से अर्ज़ करूँगा कि जो नीचे का अमला है बैंक्स का, वो अमूमी तौर पर ट्रेंड नहीं होता। वो तो ये है कि सर, वो मुमकिन तो ये है कि मैं सिर्फ फ़ोन पे बात करूँ, आपके पास ध्यान ही नहीं। जी? जो रिकवरी के लिए अगर आपने रिकवरी करनी है, तो फ़ोन पे तो आप कॉल कर सकते हैं उनको, लेकिन जहाँ वो रह रहे हैं या जहाँ वो आपको नज़र आ रहा है वहाँ उसके पास जाए भी ना। सवाल ये नहीं है, अब सवाल ये है कि एक ज़मीन है वो रह नौकरी है। ज़मीन? ज़मीन है, हाँ जी। ज़मीन वो बैंक के नाम या उस इदारे के नाम हाँ जी। लग चुकी है। हाँ जी। अब दोनों पार्टीज़ के हवाले से मैं सवाल कर रहा हूँ जी। कि जो जिसकी ज़मीन है, जिसने लोन लिया था, ठीक है ना, वो किस तरह जो है ना वो बैंक के नाम से अपने नाम कराए। पहला सवाल, कौन? पार्टी जिसकी ज़मीन है वो बैंक के नाम हो चुकी है और लोन ले चुके हैं, हाँ जी। सिक्योर लोन है, जी। वो किस तरह कराए। और दूसरी तरफ जो इदारा है वो किस तरह ज़मीन को अपने कब्जे में तो उसके नहीं होती, सिर्फ मॉर्गेज होती है ना, जी। वो किस तरह उसको रिकवरी करे कि उसको मिल जाए या वो उनकी कुर्की कराए या क्या कराए। इन दोनों सूरतों में आप क्या कहेंगे? देखें, आपका जो सवाल जहाँ तक मैं उसको समझ पाया हूँ कि एक शख्स ने लोन लेना है, ले चुका है, उसने अपनी प्रॉपर्टी बैंक के नाम कर दी। ज़मीन थी या जो भी थी, ज़री रकबा था, उसने वो बैंक के नाम ट्रांसफ़र कर दिया है। अब वो उसकी किस्तें नहीं दे रहा है, किस्तें नहीं दे रहा है या दे नहीं पा रहा है, विलफुल डिफ़ॉल्ट कर गया, विलफुल डिफ़ॉल्ट कर गया है या वो देना ही नहीं चाहता, विलफुल डिफ़ॉल्ट हो गया ना। फिर अब क्या करें, आप क्या कहते हैं? मैं ये चाहता हूँ, मैं ये सुनना चाहता हूँ आपसे कि जो बैंक है, जो इदारा है, वो किस तरह से वो रिकवर करे, क्या उसकी ज़मीन पूरा करवा सकती है या नहीं? ये देखें, ज़मीन है तो उसी का नाम, किसके नाम? बैंक के नाम, हाँ, बैंक के नाम, इदारे के नाम है। उसके नाम कब्जा नहीं है, उसके कब्जा उसके पास नहीं है, हाँ, और कुछ भी नहीं है, सिर्फ नाम। ज़ाहिर है ऐसे ही होता है, पोजेसन तो कभी भी कोई बैंक नहीं लेता, लेकिन उसके लिए यह है कि रिकवरी सूट जो है ना, रिकवरी सूट तो फाइल तो करते हैं वो, लेकिन बैंकिंग कोर्ट में नहीं करते। वो कहाँ करते हैं? वो मैंने तो नहीं देखा उनका कोई रिकवरी सूट कहीं किसी तरह फाइल हुआ हो, मेरे इल्म में कहीं नहीं है।
माइक्रो फाइनेंस इदारे हैं, बैंक उन्हें कह नहीं सकते, उनका कोई लीगल स्टेटस ही सर नहीं ने है। ये क्लियर कर दिया कि वो बैंकिंग कोर्ट में नहीं जा सकते, लेकिन ये है कि वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, सिविल कोर्ट में जहाँ मर्जी रिकवरी सूट कर सकते रिकवरी सूट ही उनका हो सकता है, बैंकिंग कोड में नहीं आ सकते वो रिकवरी। लेकिन इसके बावजूद मैं ये बताऊं आपको कि बैंकों के रिकवरी सूट्स भी कहीं नहीं है। जो हमारे यहाँ डील करते हैं बैंकों के, माइक्रो फाइनेंस बैंक के लीगल एडवाइज़र मौजूद हैं, वो उनको लीगल नोटिस देते थे, उनके सूट यहाँ फाइल करते हैं, अदालतों में फाइल करते हैं, लेकिन उनके मैंने फैसले होते नहीं देखे। मेरे इल्म में कोई ऐसी चीज़। यानी और उस प्रॉपर्टी का क्या फ्यूचर है फिर? ना वो मालिक के पास जा सकती है, ना वो बैंक के पास, तो फिर क्या? बैंक तो मालिक है ही है उसका, बैंक तो उसका मालिक उसका बन गया है। मालिक मालिक जो है ना, बैंक तो उसके नाम तो ट्रांसफ़र हो गई ना। अब जिसकी असल में वो प्रॉपर्टी है मिस्टर ए की है, वो प्रॉपर्टी ए सेल नहीं कर सकता जब तक कि उसका चार्ज जो है बैंक के नाम क्रिएट हुआ वो ख़त्म नहीं हो जाता। अब बैंक का चार्ज जो है, जब तक बैंक का चार्ज मौजूद है, बैंक उसका पोजेशन तो बैंक के पास नहीं है, लेकिन टाइटल तो उसके पास ही है। उसकी ओरिजिनल टाइटल डीड कहाँ है, किसके पास है? वो बैंक के पास है। तो फिर इसका मतलब अभी जैसे कंबोज साहब ने बताया कि जब वो है ही बैंक के पास, टाइटल भी बैंक के पास चला गया, टाइटल डीड, ओरिजिनल टाइटल डीड बैंक के पास चली गई, तो आप उसको कुछ भी नहीं कर सकते। जो करेगा बैंक करेगा, यहाँ अदालत में आके करेगा, और अदालत जब अपने हिसाब से उसको डिसीजन देगी। अमूमी तौर पे होता यह है कि अमूमी तौर पे बैंकों के जो लोन होते हैं, इनको माइक्रो फाइनेंस बैंकों के भी जो लोन होते हैं, ये अमूमी तौर पे जो अनसिक्योर लोन होते हैं वो तो माफ़ करने पड़ते हैं। जो सिक्योर लोन होते हैं वो प्रॉपर्टी की हद तक पड़े रहते हैं, वो माफ़ नहीं होते, कभी भी माफ़ नहीं होते, वो देने पड़ते हैं। यानी फिर ये जो ज़राई बैंक के कुछ काफ़ी सारे मामला देखे हैं, उसमें ये होता है कि जिसने कर्जा, एग्रीकल्चर बैंक तो यार, एग्रीकल्चर बैंक शेड्यूल बैंक है, शेड्यूल बैंक है, शेड्यूल बैंक है ये। उस पे आ रहा हूँ हाँ जी कि एक बंदे ने कर्ज लिया है, जी, तो वो फौत हो गया। जमीन उसकी बैंक के नाम थी, हाँ जी तो उसमें जो ना वो जाहिर है जब तक वो पे नहीं करेंगे उसकी औलाद जमीन उसके नाम नहीं। हाँ जी, ऐसे ही है। अच्छा, पे करना पड़ेगा जी हाँ, उसमें, इंश्योरेंस नहीं होती? उसमें नहीं, अच्छा, उसमें नहीं, उसमें अमूमी तौर पे जो है वो इंश्योरेंस नहीं होती। वो जो यूँ समझे कि इनहेरिट तो हो जाएगी, लेकिन वो आगे सेल नहीं कर पाएंगे। मतलब एक बाप के नाम ज़मीन थी, वो फौत हो गया, उसकी इनहेरिटेंस तो एंटर हो जाएगी, लेकिन एडीबीपी का चार्ज जो है ना वो ख़त्म नहीं होगा, एडीबीपी का चार्ज मौजूद रहेगा। हाँ, किसी एक ने बेचनी है, अगर जब बेचने के लिए वो जाएगा तो फिर वो उसका चार्ज जो है ऑलरेडी उसके हुआ है, वो रिडीम कराने के लिए एडीबीपी को पेमेंट करेगा। अच्छा, यानी अगर 7 या 5 एकड़ है और हम 1-4 कनाल ही बेचना चाहते हैं, तो उस हद तक वो करा सकता है उसकी रिकवरी? नहीं, बिल्कुल नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। अमूमी तौर पे जब बैंक के नाम फ़र्ज़ करें आपने पासबुक दे दी है, 5 एकड़ की पासबुक दे दी है, अब आप ये बता दें कि 5 एकड़ में से मुझे 4 कनाल बेचने की इजाज़त दी जाए, बैंक कभी आपको अलाउ नहीं करेगा। यानी उसकी पेमेंट बैंक आपको कभी अलाउ नहीं करेगा, बेशक उसकी वैल्यू कितनी भी हो, बेशक उसकी वैल्यू लोन से कितनी भी ज़्यादा हो, ये कहीं भी कोई भी बैंक आपको अलाउ नहीं करेगा कि आप उसमें 4 कनाल बेच दें। पैसे पूरे दें और जाके पैसे पूरे दें, पूरे भी दें और मैं मार्कअप दें। नहीं तो आखिरी हाल यही है कि कोर्ट हो जाएगा। हाँ जी, आखिरी हाल कोर्ट सर, कुर्की तो है, खैर है ही है। कुर्की में भी फिर बड़ी कबासें होती हैं। कुर्की भी यूँ समझे कि कुर्क करने के बाद फिर उसकी ऑक्शन, उसकी यूँ समझें कि वो भी एक प्रोसेस है कि कुर्की हो जाए, बैंक उसको खुद ऑक्शन कर दे, ये भी हो सकता है, ये भी होता है, ये भी हम करते रहे हैं कि प्रॉपर्टी अगर फ़र्ज़ करें आप पैसे नहीं दे सके या दे सक नहीं रहे, तो उस सूरत में प्रॉपर्टी जो बैंक उसको खुद ऑक्शन कर देगा, खा वो ज़री ज़मीन है, खा वो कोई घर है या कोई प्लॉट है या कोई भी है, बैंक उसको खुद ऑक्शन कर देगा। ये तो अभी ये जो अथॉरिटीज़ हैं, एक वक्त था कि ये बैंकिंग कोड के थ्रू ऑक्शनर मुकर्रर होते थे, कोई किसी लीगल एडवाइज़र को ऑक्शनर मुकर्रर कर देते थे, वो जाके इसकी ऑक्शन करता होता था। अब भी बाज़ बैंकों ने ये इख्तियारात अपने ब्रांचों के, उसी ब्रांच के मैनेजर को दे दिए हैं कि वो जाके जो कोर्ट का प्रोसेस है वो अडॉप्ट करने के बजाय वो खुद ही उसको कोर्ट से परमिशन ले ले, तो वो खुद ही जो है
उस ब्रांच का मैनेजर उस बैंक के हेड ऑफ ऑथराइज कर देगा कि वो जाए मौके पर और उसके ऑप्शन कर दे, और जो उसे पैसे मिलें वो अकाउंट एडजस्ट कर लें, और जो बाकी पैसे बच जाएँ वो पार्टी को दे दें। लेकिन ये कोई काम आसान नहीं है, और टाइम टेकिंग काम है ये वाला। जी सीधा सीधा शरायत जिसे कैसे जी जो मेन दो चार तो शरायत बता दें इसके लिए कोर्ट करने के लिए ऑप्शन करने के लिए हाँ जी के कोई आपकी प्रॉपर्टी तो काबू नहीं आ गई किसी के, कोई आपकी प्रॉपर्टी नहीं किसी के काबू आ गई हैं? हाँ जी, मेरी कोई प्रॉपर्टी नहीं ऐसा मसला तो नहीं है। नहीं, अगर आपका ऐसा मसला है तो मेरे पास बाद में मिल रहे हैं आप। नहीं हाँ जी, देखिए बात ये है सर मालूम एक क्वेश्चन आने के नाते हाँ जी, ये भाई ने भी कहा, आपने भी कहा, जो माइक्रो फाइनेंस बैंक है ये स्टेट बैंक के अंदर नहीं है। स्टेट बैंक के अंडर तो हैं, लेकिन ये है कि ये फिर इनके साथ बैंक क्यों लिखा हुआ है? बैंक ये है कि बैंक की मैंने एक डेफिनेशन आपको अभी बताई थी। बैंक एक ऐसा इदारा है कि जहाँ डिपॉजिट्स एक्सेप्ट किए जाते हैं। बैंक जो है ना, ये मनी में डील करता है, और ये एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट्स और लेंड करता है मनी। ठीक है जी। और यहाँ तक तो आ जाता है कि एक इदारा आ जाएगा, मालियाती इदारा आ जाएगा। जो बैंक ट्रांजैक्शन में एक जगह से दूसरी जगह आपकी रकम को ट्रांसफ़र कर दे, कैश ट्रांसफ़र कर दे किसी भी सूरत में, लाहौर, कराची, पेशावर, इस्लामाबाद, अमेरिका, कनाडा, पाकिस्तान, कहीं भी ट्रांसफ़र कर दे, वो बैंक की ज़ुमरे में आ जाएगा। जी हाँ। लिहाजा ये फिर माइक्रो फाइनेंस, फिर ये है कि जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगा वो बैंक होगा। पहले सॉरी मैं आपकी बात कर रहा हूँ, पहले जो ये माइक्रो फाइनेंस बैंक थे, ये माइक्रो फाइनेंस बैंक नहीं थे। बैंक का लफ्ज़ इनके साथ तब लगा है जब इनको परमिशन मिली है कि ये डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सके। पहले माइक्रो फाइनेंस इदारे जो थे ये सिर्फ लेंडिंग करते थे। उसके बाद अब जो इदारे जो बने हैं सारे के सारे, जब ये डिपॉजिट एक्सेप्ट करने लगे हैं तो इनका नाम बैंक पड़ गया। जी, कोई और बैंक से हट के, कोई बैंक से अलावा कोई और, ये बैंक से मुतलका कोई और। लो जी, उनका आ गया, रिफ्रेशमेंट आ गई है। इससे हट के भी कोई आप सवाल करना चाहें बैंक के बारे में तो मैं हाज़िर हूँ जनाब। थैंक यू सर। अभी भाई